नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्धन वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी है पुष्यभूति वर्धन, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है नरवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी तथा इनकी राजधानी थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए है बंगाल को, ऑप्शन बी है कन्नौज को, ऑप्शन सी है वैजयंती या वनवासी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कदम्ब राज्य की राजधानी वैजयंती या वनवासी थी। तो कदम्ब दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था तथा इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन एक महान विद्वान और लेखक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे तथा उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक प्राचीन ग्रंथों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है व्यास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। उनके प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो हर्षचरित तथा कादम्बरी प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन के समय कौन सा तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है इतिसिंह, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था तथा यह भारत में 15 वर्षों तक रहा था तथा वेनसांग की पुस्तक सी यूकी में तत्कालीन भारत का विवरण दिया गया है तथा यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी है परमेश्वर वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी है परांतक प्रथम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए है ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन बी है वंसखेड़ा अभिलेख, ऑप्शन सी है हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन डी है वेनसांग के वर्णन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऐहोल अभिलेख से हमें हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित एक प्राचीन स्थान है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतापशील
हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन ए है नरवर्धन, ऑप्शन बी है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी है आदित्यवर्धन, ऑप्शन डी है राज्यवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजाधिराज, ये सभी उपाधियां प्रभाकर वर्धन के द्वारा ग्रहण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है राजगृह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज को बनाया था। कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सकलो उत्तरापतनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी है राज्यवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सकलो उत्तरापतनाथ हर्षवर्धन को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। वेन सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। हर्षवर्धन के कई सिक्के मौखरी शासकों के सिक्कों के साथ भिटोरा ढीर से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि शिलादित्य नाम से हर्षवर्धन ने कुछ सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है शक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गुप्तों के पतन के बाद हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के बड़े भूभाग का पुनर्गठन किया था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? ऑप्शन ए है शशांक, ऑप्शन बी है ध्रुवसेन, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी है भास्कर वर्मन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बंगाल शासक शशांक हर्षवर्धन के समकालीन था। शशांक बंगाल का एक हिंदू राजा था तथा शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को परास्त किया था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी का चालुक्य शासक था तथा उसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था तथा दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है थानेश्वर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था तथा यह हर्ष की राजधानी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्ष की जीवनी लिखी। ऑप्शन ए है फिरदौसी ने, ऑप्शन बी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी है वराहमिहिर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे तथा उन्होंने हर्षचरित नाम से हर्ष की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है पेशावर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर्ष अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में आयोजित किया करता था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था तथा इसके साथ साथ वह विष्णु एवं शिव की स्तुति भी करता था। हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए है शक शासक रुद्रदामन से, ऑप्शन बी है मौखरी शासक ग्रहवर्मा से, ऑप्शन सी है वाकाटक नरेश विद्या शक्ति से, ऑप्शन डी है मैत्रक नरेश भट्टार्क से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 से, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है मालवा नरेश देवगुप्त, ऑप्शन बी है गौड़ नरेश शशांक, ऑप्शन सी है मैत्रक नरेश भट्टार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गौड़ नरेश शशांक के द्वारा हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की गई थी। शशांक बंगाल का शासक था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी है कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी है सिंध विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी है पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी है राज्यवर्धन, ऑप्शन डी है राज्यवर्धन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हर्ष द्वारा वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज लाया गया था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कांची। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, जबकि रेशम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कवि भाणभट्ट निवासी था। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी है थानेश्वर का, ऑप्शन सी है कन्नौज का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 28 है, नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है भवभूति, ऑप्शन डी है भाष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है तथा यह नाटक 5 अंकों में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन ए है कन्नौज व प्रयाग में, ऑप्शन बी है प्रयाग और थानेश्वर में, ऑप्शन सी है थानेश्वर और बल्लभी में, ऑप्शन डी है बल्लभी और प्रयाग में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है वात्स्यायन, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी है राज्यवर्धन, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है शशांक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रभाकर वर्धन के द्वारा गुर्जरों को पराजित किया गया था। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है हर्ष के प्रति सम्मान, ऑप्शन बी है नालंदा में अध्ययन, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म में आस्था,
ऑप्शन डी है सियुकी की रचना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। वेनसांग को आज भी भारत में याद करने का मुख्य कारण उसकी पुस्तक सियुकी की रचना है, जिससे हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है वातापी या बादामी का, ऑप्शन बी है कल्याणी का, ऑप्शन सी है वेंगी का, ऑप्शन डी है तंजौर का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर्ष को पराजित करने वाला एकमात्र शासक पुलकेशिन द्वितीय वातापी या बादामी का शासक था तथा यह एक चालुक्य शासक था। क्वेश्चन नंबर 34 है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ऑप्शन ए है ध्रुवसेन द्वितीय, ऑप्शन बी है शशांक, ऑप्शन सी है देवगुप्त, ऑप्शन डी है ग्रहवर्मा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से करवाया था। वल्लभी राज्य आधुनिक भारत के गुजरात राज्य में स्थित था तथा वहां का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण किया तथा ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास राजदूत भेजा? ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी है आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। सम्राट हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे थे, जिनमें से एक हर्ष की मृत्यु के उपरांत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन ए है फाइयान, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था तथा यह 15 वर्षों तक भारत में रहा था। वेनसांग के भारत आने का प्रमुख कारण भारत आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। वेनसांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है थानेश्वर, ऑप्शन सी है प्रयाग, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हर्ष के समय कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया गया था। इस सभा का उद्देश्य देश में बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना था। यह सभा 23 दिनों तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय सम्राट हर्ष को दिया जाता है। कुंभ मेले का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया? इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका वर्णन चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री वेनसांग द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालयों को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी। क्वेश्चन नंबर 41 है,
निम्न में से हर्ष के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है भर्तृहरि, ऑप्शन डी है मयूर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महाकवि कालिदास सम्राट हर्ष के दरबार से संबद्ध नहीं थे। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबद्ध थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है फाइयान, ऑप्शन सी है वेनसांग, ऑप्शन डी है इत्सिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। वेनसांग के अनुसार भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं तथा उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वह ईमानदार होते हैं तथा स्वच्छता प्रेमी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अग्रहार का अर्थ होता है? ऑप्शन ए है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमिदान, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन सी है सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। क्वेश्चन नंबर 44 है, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए है खेत की जुताई के लिए, ऑप्शन बी है समय मापने के लिए, ऑप्शन सी है खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। घंटी या तुला यंत्र का प्रयोग खेती की सिंचाई के लिए किया जाता था। वेन सांग ने घंटी यंत्र का उल्लेख किया है तथा इसे तुला यंत्र भी कहा जाता था।